हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम आपके अध्याय नंबर 2 मौसम को समझना इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर अच्छी सी क्लियर हैंड राइटिंग में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप भी अध्याय नंबर 2 मौसम को समझना इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इतनी सफाई से सही और सटीक उत्तर आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। अध्याय नंबर 2 मौसम को समझना, इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा है। निम्नलिखित में से समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। पहला ऑप्शन है 1010 मिलीबार, ऑप्शन बी 1013, ऑप्शन सी 1020, ऑप्शन डी 1005। तो समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीबार होता है। बी नंबर का ऑप्शन 1013 मिलीबार आप इसमें सही उत्तर करेंगे। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन 1013 मिलीबार सही उत्तर है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न आपको दिया है। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। वायुमंडल दाब को प्रदर्शित करने की इकाई है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने की इकाई को मिलीबार कहा जाता है। तो डी नंबर का ऑप्शन मिलीबार आपको इसमें करना है। अगर आप उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ देखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो सेकंड नंबर के प्रश्न में आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है मिलीबार, ये सही उत्तर है। अब हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है, इसे हम समझते हैं। पवन, पवन को वायु कहा जाता है, यानी कि हवा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हमें बताना है ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। वर्षा व वायुदाब, ऑप्शन बी गति व दिशा, ऑप्शन सी जल प्रभाव, ऑप्शन डी मिट्टी। देखिए, उत्तर तो आपका क्या है, जो आपको ए नंबर का ऑप्शन दिया है वर्षा व वायुदाब, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यही आपका आंसर है। लेकिन साथ में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटी सी लाइन भी लिख दी है। ये लाइन आप चाहे तो मत लिखना। विशेषकर वायुदाब में अंतर पवन को प्रभावित करता है। ये लाइन आप मत लिखना, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दी है। ओनली ऑन आपको ए नंबर का जो ऑप्शन दिया है वर्षा व वायुदाब, इसे यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिखा है ये। अब हम देखते हैं आपके चौथे नंबर के प्रश्न को। चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है, जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। ए ऑप्शन कम वर्षा, बी ऑप्शन हिम वर्षा, सी ऑप्शन भारी वर्षा, डी ऑप्शन अम्ल वर्षा। देखिए, चींटी जो होती है अपने अंडों को जब ऊंचे स्थान पर ले जाती है, तो लोगों का मानना है कि मौसम में अपेक्षित जो परिवर्तन होता है, भारी वर्षा उस टाइम पर होती है ना। जब चींटी अपने अंडों को ऊंचाई पर ले जाती है तो उस टाइम पर तेज़ वर्षा, भारी वर्षा, यानी कि ज़्यादा पानी आने की संभावना होती है। तो सी ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, इसमें सही उत्तर करेंगे। भारी वर्षा सी नंबर का ऑप्शन चौथे नंबर के प्रश्न में सही उत्तर है। अब हमारे पास पाँचवीं नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न को समझते हैं। जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 10%। जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता का जो प्रतिशत होता है वह 100% होता है। तो बी ऑप्शन हमारा 100% सही उत्तर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 100%, और ये देख करके कर सकते हैं। तो सही विकल्प तो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आपके रिक्त स्थानों को देखेंगे। तो चलिए, अब हम आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान हैं, इनके उत्तर देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमें क्या दिया है, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पहले रिक्त स्थान में आप आंसर क्या भरेंगे, क्षोभ मंडल। ठीक है। अब ये जो पेज था, इस पे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हैं और इनके उत्तर अब देखेंगे। तो ये हमारे उत्तर क्या रहेंगे, यहाँ से आप देख पाओगे। मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए क्या दिया है, हवाई अड्डों पर बात यंत्र को विंडसोक कहा जाता है। विंडसोक
विंड सोक कहा जाता है। यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया अगर आपको समझना है, क्योंकि शब्द अंग्रेजी का ही है, बाकी आप हिंदी में लिख लेना। विंड सोक कहा जाता है। आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाली बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े ओले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओले। जैसे कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, कभी कभी थोड़े बड़े साइज के भी गिरते हैं, तो इन्हें ओले कहा जाता है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किसी समय और स्थान पर पृथ्वी की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब है हमारे पास 5वां प्रश्न। वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। तो उत्तर इसमें हम लिखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत। सही विकल्प रिक्त स्थान कंप्लीट। अब हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। क्या दिया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत का जो मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान से मतलब जो हमें मौसम की जानकारी देता है कि कहाँ पे कितनी प्रतिशत, कब कितनी वर्षा होने वाली है, कहाँ पे भूकंप आने वाला है, कहाँ पे सुनामी आने वाली है, सारी जानकारी जो पहले ही हमें दे दी जाती है, यह मौसम विज्ञान के द्वारा ही दी जाती है। तो 1875 में हुई थी, ये हम उत्तर इसमें लिखेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1875 में की गई। 8वां प्रश्न। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखो, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी नाम का एक यंत्र होता है, उसका उपयोग किया जाता है। होता क्या है उसमें? एक अगर आपने चुंगी देखी हो, ठीक है, तो चुंगी होती है और नीचे एक ग्लास टाइप का एक जग होता है, उसमें उस चुंगी को रख दिया जाता है जहाँ पे, जैसे कि मान लो खेत में। अब ऊपर से जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वह इकट्ठा होकर उस गिलास में जाता रहता है। फिर उस गिलास में जितने इंच पानी आता है उसी से पता लगता है कि कितने इंच वर्षा हुई है, और उसे ही वर्षा मापी कहा जाता है। अब हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न है। आदित्यात जायते वृष्टि आदर्श वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो वाक्य प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है। तो 9वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर क्या करेंगे? मनुस्मृति। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पवन की गति, पवन मतलब हवा, हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा गति के लिए पवन वेगमापी, एनीमोमीटर जिसे कहा जाता है, और दिशा के लिए बात सूचक जिसे विंड वैन कहा जाता है, इनका उपयोग होता है। अब हमारा 11वें नंबर का प्रश्न। जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखो, जब हम जो पानी होता है, जल होता है, उसे उबालते हैं तो वह उड़ करके बाष्प यानी कि गैस टाइप का बनने लगता है और ऊपर उड़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। उत्तर हम लिखेंगे बाष्पीकरण। अब हमारे पास लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, इन प्रश्नों को हम देखेंगे और समझेंगे। किसी स्थान का औसत दैनिक तापमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? कोई भी स्थान है, मान लीजिए आपका गांव है, तो वहाँ का जो औसत दैनिक तापमान है वह किस प्रकार निकाला जाता है, यह हमें बताना है। इस प्रश्न के लिए उत्तर हम क्या करेंगे? किसी दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर उसमें 2 का भाग देने पर औसत दैनिक तापमान प्राप्त होता है। सूत्र क्या है? अधिकतम तापमान हम लिखेंगे, मान लीजिए 40 डिग्री है, न्यूनतम तापमान लिखेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो अधिकतम हमने 40 माना, न्यूनतम कितना माना है? 30 डिग्री। अब इसे क्या करेंगे? इन्हें प्लस करेंगे, 40 30 कितना होगा? 70। फिर हम इसे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35 यानी कि 35। तो औसत तापमान कितना आया हमारा? 35। इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन उत्तर सिर्फ आपको यही लिखना है जो मैंने लिखा है, बाकी की चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। किसी स्थान की वर्षा की सही मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का उपयोग करते हैं, उस समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, यंत्र को खुले और समतल स्थान पर रखें। अगर हम उसे खुले स्थान पर नहीं रखेंगे तो या तो उसमें पानी नहीं आएगा या ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर हमें अनुमान नहीं लगेगा कि बारिश कितनी हुई। यंत्र के पास कोई पेड़ या ऊंची दीवार ना हो,
क्योंकि ऊंची दीवार पानी को रोक सकती है, वृक्ष या तो पानी ज़्यादा कर सकता है या कम कर सकता है, इसलिए खुले मैदान जैसे कि खेत होता है ऐसी जगह पर रखना होता है। यंत्र बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसमें पानी क्या निकल भी सकता है या हो सकता है कि कम आए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्या कारण है कि कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता पाई जाती है? कोच्चि नाम का एक शहर है और जयपुर भी एक शहर है। तो जयपुर राजस्थान में है और कोच्चि आपका इधर आर्द्रता वाले क्षेत्र में है। तो अधिक आर्द्रता क्यों पाई जाती है ये हमें बताना है। कोच्चि जो है समुद्र तट पर स्थित है, यानी कि समुद्र के पास है, जहाँ बाष्पीकरण अधिक होता है, यानी कि जो पानी है वह बाष्प बन करके हवा में ज़्यादा उड़ता है, जिससे हवा में नमी रहती है। जबकि जयपुर समुद्र से दूर एक शुष्क अंतर्देशीय क्षेत्र है, वहाँ पे तो रेत मतलब वहाँ कम बारिश वगैरह होती है, ऐसा सिस्टम है, इसलिए वहाँ आर्द्रता कम होती है। जयपुर से थोड़ी दूर अगर हम इधर जैसलमेर साइड चल जाएंगे तो वहाँ पे तो रेत है, और जयपुर में आपका रेत तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी बारिश वगैरह थोड़ी कम होती है। 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस राज्य में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया है? इसका उद्देश्य लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य में किया गया है। उद्देश्य क्या है? मौसम में होने वाले बदलावों की सटीक जानकारी जुटाना और प्राकृतिक आपदाओं जैसे हिमस्खलन या बाढ़ के समय रहते पूर्व चेतावनी देना। तो ये आपके 15 नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 16 को। वर्तमान समय में मौसम संबंधी पूर्वानुमान की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं? जैसे कि मान लो कल बारिश होने वाली है, तो एक दिन पहले ही हमें न्यूज़ में या फ़ोन में पता चल जाता है कि हाँ कल बारिश होने वाली है। एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ बारिश होने वाली है, तो इसे ही पूर्वानुमान कहा जाता है। अब जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं इनका हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। उत्तर हम क्या लिखेंगे? प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की रक्षा। देखो, प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की रक्षा करने, कृषि व बुवाई की योजना। देखो, पहले अगर हमें पता चल जाएगा कब बारिश होने वाली है तो हम जो हमारी खेती के काम है उस हिसाब से, अगर गेहूं वगैरह बाहर रखा है तो उसे अंदर रख लेंगे, और कब बोनी करनी है ये सारा अनुमान लगा लेते हैं। बनाने, सुरक्षित परिवहन और दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए मौसम पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप 16वें नंबर के प्रश्न के आंसर को यहाँ से कंप्लीट करोगे। जो आपका आधा प्रश्न है आप इधर से देख लेना, बाकी बचा हुआ प्रश्न मैं आपको बता दूं, इधर से आप देख करके और कंप्लीट कर लेना। अब हम देखते हैं आपका आगे का प्रश्न जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे आपके दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 हमें दिया है, मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो मौसम का पहला तत्व हमने लिखा है तापमान, वायुमंडल की गर्माहट या ठंडक। सेकंड है वायुदाब, हवा के भार द्वारा डाला गया दबाव। थर्ड है पवन, वायु की गति और दिशा। चौथा है आर्द्रता, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। पांचवा है वर्षा, संघनन के बाद बादलों से पानी का गिरना। अब हम देखेंगे आपके 18वें नंबर के प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या दिया है? वायुमंडलीय दाब से क्या आशय है? ये सभी जगह समान क्यों नहीं होता? 18वें नंबर के प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब से क्या आशय है? ये सभी जगह समान क्यों नहीं होता? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा डाला गया दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ऊंचाई और तापमान में भिन्नता के कारण हवा का घनत्व बदलता रहता है। यही कारण है कि यह सभी जगह समान नहीं होता। ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। 18 नंबर के प्रश्न के बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है, वैज्ञानिकों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? 19वें नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिक उपग्रहों, राडार और मौसम केंद्रों के माध्यम से तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के आंकड़े एकत्र करते हैं। इन आंकड़ों का सुपर कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जिससे मौसम में होने वाले बदलावों का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 20वां हमें दिया है। इस प्रश्न में क्या है?
प्रश्न में आप देखिए पूछा गया है हमसे, वर्षा मापी का नामांकित चित्र बनाइए तथा किसी स्थान के वर्षा मापन की प्रक्रिया लिखिए। देखिए इससे रिलेटेड बहुत हमारे प्रश्न आए हैं, महत्वपूर्ण भी है, इसे आप ठीक से समझ लेना। तो पहले तो आप चित्र देख लो। चित्र इस तरह का होता है। यहाँ से ये देखो चित्र आपको दिखाई देगा। ऊपर इस तरह से होता है थोड़ा खुला हुआ भाग, इसमें एक नीचे इंच लिखा हुआ होता है जैसे कि इसमें लिखा है, और ये गोल टाइप का होता है। इसमें ऊपर ये चुंगी टाइप की रखी होती है और इसे खाली खेत में रख दिया जाता है। जैसे कि ऊपर है कीप फनल, ये है मापक नली और मात्रा के निशान मिलीमीटर में यहाँ पे लगे हैं। संग्रह पत्र यानी कि जार और आधार, अभी आप देख सकते हो लगभग 20 इंच से थोड़े सा ऊपर यानी कि 22 मिलीमीटर के करीब इसमें पानी भरा है, तो हम कहेंगे कि 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रक्रिया क्या होगा? वर्षा मापी को किसी खुले स्थान पर सीधा रखा जाता है। सेकंड, वर्षा होने पर कीप के माध्यम से पानी मापक नली में इकट्ठा हो जाता है। तीसरा, बारिश रुकने के बाद नली पर बने निशानों की मदद से वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर में माप लिया जाता है। 21वां प्रश्न, दिए गए भारत के मौसम की चेतावनी के संकेतों को पहचान कर लिखें कि यह मौसम की कौन सी दशा को दर्शाता है। 1 2 3 4 5 5 चिन्ह हमें दिए हैं। पहला जो है कोहरा यानी कि फॉग को दर्शाता है, ये वाला। सेकंड हमें दिया है ये हल्की वर्षा को दर्शाता है। तीसरा ये भारी वर्षा को दर्शाता है। चौथा ये ताप यानी कि लहर लू को दर्शाता है। पांचवा ये शीत लहर यानी कि ठंड को दर्शाता है। तो अध्याय नंबर 2 कंप्लीट। अध्याय 3 भारत की जलवायु आपका है। इस अध्याय के उत्तर अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो।